अब सेक्शन नंबर 402 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप एक्यूज्ड को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट दे सकते थे, या फिर आप उसको प्रोबेशन का बेनिफिट इस न्यू सीआरपीसी में दे सकते थे, या फिर आप उसको जो हमारा जेजे एक्ट है 2015 का, इसका बेनिफिट आप उसको दे सकते थे, बट आपने उसको नहीं दिया है बेनिफिट। तो आपको इसके रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, इसकी रीजनिंग आपको देनी पड़ेगी क्यों आपने एक्यूज्ड को इस पर्टिकुलर केस में ये बेनिफिट नहीं दिया। ओके अब सेक्शन 403 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि एक बार अगर आपने जजमेंट साइन कर दिया, उसके बाद आप उसको ऑल्टर नहीं करोगे। हाँ, लेकिन कोई क्लरिकल सी मिस्टेक है, छोटी मोटी मिस्टेक है, उसको आप ठीक कर सकते हो। टेक्निकल मिस्टेक को आप ठीक कर सकते हो, अरिथमेटिक मिस्टेक को आप ठीक कर सकते हो, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई है, ये आप ठीक कर सकते हो, लेकिन मेरिट्स के ऊपर आप नहीं जाओगे। यानी कि जो मेन पार्ट है जजमेंट का, वो आप ऑल्टर नहीं कर सकते हो आफ्टर साइनिंग इट। अब सेक्शन 404 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जब भी आप एक्यूज्ड को आप कन्विक्ट कर रहे हो, आप उसको कोई इम्प्रिजमेंट दे रहे हो कोई भी टर्म की, 2 साल 3 साल के, हमने उसको इम्प्रिजमेंट करी है, इसके बाद उसको आप जजमेंट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराओगे। ओके एंड ये आप इमीडिएटली प्रोवाइड कराओगे। जैसे हमने जजमेंट पास की है, उसकी इमीडिएटली बाद आप इसको ये कॉपीज प्रोवाइड कराओगे जजमेंट की। क्लॉज 2 इसका बोलता है कि जजमेंट की जो सर्टिफाइड कॉपी है, ये भी आप एक्यूज्ड को प्रोवाइड कराओगे। तो आप उसको जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कराओगे एंड साथ में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट, ये भी आप उसको प्रोवाइड कराओगे। ओके एंड अगर आप डेथ सेंटेंस दे रहे हो किसी केस में, डेथ सेंटेंस दे रहे हो, तो इमीडिएटली आपको डेथ सेंटेंस देने के बाद सर्टिफाइड कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करानी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि अगर एक्यूज्ड के अलावा कोई दूसरी पार्टी अफेक्टेड है जजमेंट से, तो उसको भी आप जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड कराओगे, लेकिन आप इससे कॉस्ट भी ले सकते हो, इससे आप कुछ अमाउंट भी ले सकते हो, एंड वो अमाउंट लेने के बाद जजमेंट की कॉपी आप इनको प्रोवाइड करा सकते हो। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी इन लोगों को जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड करा सकती है। इसमें एक और चीज बोली हुई है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको जजमेंट से कोई लेना देना है ही नहीं, यानी ना ही वो पार्टी थी, ना ही वो जजमेंट से इफेक्टेड है, एक नॉर्मल पर्सन है वो, ओके, इसको भी आप जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड करवा सकते हो। ऑब्वियसली इससे आप कॉस्ट लोगे, पैसे लोगे, एंड लेने के बाद जजमेंट की कॉपी आप इसको भी प्रोवाइड करवा सकते हो। ओके अब सेक्शन 405 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो हमारे ओरिजिनल जजमेंट है, इसको आप रिकॉर्ड्स में एज इट इज लगा दोगे। ओके एंड अगर कोई भी पार्टी चाहे तो जो जजमेंट है उसकी ट्रांसलेशन भी आप साथ में अटैच कर सकते हो रिकॉर्ड्स में। अब सेक्शन 406 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर सीजीएम जो है हमारे, या फिर जो मजिस्ट्रेटी कोर्ट है, वो किसी भी केस में जजमेंट देती है, तो उसको एक कॉपी जो है वहां एरिया के जो डीएम है उनको भी देनी पड़ेगी। तो इन तीनों में से कोई भी जजमेंट पास कर रहा है तो जजमेंट की कॉपी आपको डीएम को, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनको भी भेजनी पड़ेगी, ताकि उनको पता लगे कि उनके डिस्ट्रिक्ट में क्या लोग, कौन से लोग कौन से लोगों को पनिशमेंट मिल रही है एंड क्राइम रेट क्या है उस जगह का। तो इस चीज की उनको पता होना चाहिए, इसलिए आप डीएम को भी जजमेंट की कॉपी भेजोगे। अब चैप्टर नंबर 30 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बात करी गई है सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन। अब हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि जो हमारे सेशन जज हैं वो कोई भी सेंटेंस को पास कर सकते हैं, इवन वो डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं, लेकिन अगर वो डेथ पेनल्टी देंगे तो उनको हाई कोर्ट की पहले कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी एंड उसके बाद ही डेथ पेनल्टी आप दे सकते हो किसी भी पर्सन को। तो यहाँ पे वही कंफर्मेशन के बारे में बात हो रही है कि आपको हाई कोर्ट की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद डेथ पेनल्टी एक कोर्ट सेशन कैरी आउट करवा सकते हैं। 407 बोलता है कि वही से जो रूल हमने पढ़ा है कि कोर्ट सेशन अगर डेथ पेनल्टी दे रहा है तब तक वो डेथ पेनल्टी आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे जब तक हाई कोर्ट वो कंफर्म नहीं कर देता। ओके
एंड जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता, जब तक हाई कोर्ट जो है वो कंफर्म नहीं करता है, तब तक जो हमारे एक्यूज हैं इनको आप जेल कस्टडी में बंद करके रखोगे। ओके, ये क्लॉज 2 हमारा बोलता है इसका 407 का। अब सेक्शन 408 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो हमारा हाई कोर्ट है, जो हमारा हाई कोर्ट है वो एडिशनल एविडेंसेस भी मंगवा सकता है, यानी और कुछ विटनेसेस को एग्जामिन वो कर सकता है और डॉक्यूमेंट वो दे सकता है बिफोर एक्चुअली कंफर्मिंग और ऑल्टरिंग द डेथ पेनल्टी। एंड ये सारे एविडेंसेस हैं, हाई कोर्ट ये भी बोल सकता है कि सारे एविडेंसेस आप कोर्ट ऑफ सेशन को दो, एंड कोर्ट ऑफ सेशन जो है सारे एविडेंसेस को लेगी एंड फिर अकॉर्डिंगली वो हाई कोर्ट को बताएगी कि ऐसे ऐसे एविडेंसेस मेरे को रिसीव हुए हैं एंड इनमें ये बात बोली गई है। एंड इसके बाद जो हमारा हाई कोर्ट है वो डिसीजन लेगी कि उनको डेथ पेनल्टी कंफर्म करनी है या फिर नहीं करनी है। अब सेक्शन 409 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि एक हाई कोर्ट जो है उसकी क्या क्या पावर्स हैं। हाई कोर्ट एक डेथ पेनल्टी को कंफर्म भी कर सकता है, यानी कि जो सेशन कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी है हाई कोर्ट उसको कंफर्म भी कर सकता है। इसके अलावा हाई कोर्ट उसको ऑल्टर भी कर सकता है। सपोज डेथ पेनल्टी को वो चाहे तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकता है। ओके, या फिर वो ये भी कर सकते हैं कि एक नया ट्रायल का ऑर्डर दें। वो ये बोल सकते हैं कि दोबारा से इस पर्सन का शुरू से आप ट्रायल करो। या फिर वो ये भी कर सकते हैं कि अगर सपोज हमारे सेशन जज हैं, उन्होंने मर्डर के लिए ट्रायल किया हुआ है, उन्होंने मर्डर के लिए ट्रायल किया हुआ है एंड मर्डर के केस में उन्होंने डेथ पेनल्टी दी है, तो हमारा हाई कोर्ट बोल सकता है कि आप मर्डर के लिए ट्रायल मत करो, आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर के लिए नया ट्रायल करो एंड उसमें आप फिर इस केस को सुनो। तो यहाँ पे चार्जेस को वो अमेंड भी कर सकता है। ओके, एंड नया ट्रायल वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज वो कर सकते हैं कि एक्यूज को वो सीधा एक्विट भी कर सकते हैं, यानी पहले उनको डेथ पेनल्टी मिली हुई थी कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, लेकिन हाई कोर्ट उसको चेंज करके एक्विटल भी कर सकता है एक्यूज का। अब सेक्शन 410 पे हम आते हैं। इसमें एक सिंपल सी बात बोली हुई है कि कंफर्मेशन प्रोसीडिंग्स में एटलीस्ट 2 जजेस को साइन करना पड़ेगा उस प्रोसीडिंग में। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो हाई कोर्ट की कंफर्मेशन की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें एटलीस्ट 2 जजेस तो बैठेंगे। ओके, अब सेक्शन 411 इसका बोलता है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल जो बेंच है, हाई कोर्ट की जो बेंच है उसमें 4 जजेस बैठे हुए थे फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे जजमेंट ये आया है कि 2 जज बोल दे कि उसको आप कंफर्म कर दो, कोर्ट ऑफ सेशन के जजमेंट को कंफर्म कर दो। 2 बोलते हैं कि हमको नहीं करना कंफर्म, डेथ पेनल्टी नहीं देनी है। अब यहाँ पे जजमेंट आएगा कैसे? इन दिस पर्टिकुलर केस एक सेपरेट जज को, एक न्यूट्रल जज को आप ये केस फॉरवर्ड कर दोगे एंड फिर वो जो जज हैं वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जो प्रोसीजर है सेक्शन नंबर 433 में हमको गिवन है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो डेथ पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स हैं यहाँ पे एक लार्जर बेंच को आप फॉरवर्ड कर दो। तो यहाँ पे ये हो सकता है ये डिसाइड करें कि एक 7 जज की बेंच डिसाइड करेगी कि इस केस में डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। तो ये प्रोसीडिंग्स हमको सेक्शन नंबर 433 में गिवन है। अब सेक्शन 412 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो हमारा कोर्ट ऑफ सेशन है उनको आप हाई कोर्ट को ऑर्डर फॉरवर्ड करोगे। सपोज हाई कोर्ट बोलते हैं कि हाँ वी कंफर्म द डेथ पेनल्टी, जो सेशन कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी है इसको हम कंफर्म करते हैं। तो ये जो ऑर्डर है ये आप भिजवा दोगे वापस कोर्ट ऑफ सेशन के पास। एंड यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे अगर डेथ पेनल्टी मिलेगी तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो इसको एक्सरसाइज करवाएगी, वही इसके ऑर्डर्स पे साइन करेगी। डेथ वारंट पे कोर्ट ऑफ सेशन जो है वही साइन करेगी। ओके, अब हम आते चैप्टर नंबर 31 के ऊपर। यहां बात करी गई है अपील्स के बारे में। अब सेक्शन नंबर 413 जो है इसका वो ये बोलता है कि अगर आपको अपील करनी है किसी भी केस में तो आपको इस संहिता के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो हमारा न्यू CRPC है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग एन अपील इन एनी केस। ओके, प्रोवाइजो का बोलता है कि जो हमारी विक्टिम है उनके पास राइट टू अपील होगा अगर किसी भी केस में एक्विटल मिलता है तो। यानी अगर एक्यूज जो है उनको किसी केस में बरी कर देते हैं, एक्विटल कर देते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे विक्टिम है
उनको राइट टू अपील होगा। या फिर एक्यूज को आपने एक लेसर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल प्रोसिक्यूशन एंड विक्टिम बोल रहे थे कि एक्यूज को आप मर्डर के लिए कन्विक्ट करो, लेकिन एक्चुअली में इनको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया है, तो इनको एक लेसर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है। इसके खिलाफ भी जो हमारी विक्टिम है वो अपील कर सकती है। तो जो हमारी विक्टिम है उनको एक्विटल के केस में एंड इसके साथ साथ अगर लेसर ऑफेंस मिले इस केस में अपील का अधिकार है सेक्शन 413 में। अब सेक्शन नंबर 414 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आपको एक गुड बिहेवियर का या फिर पीस का बॉन्ड भरने के लिए बोला गया है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो आपको बॉन्ड्स भरने के लिए बोल सकते हैं। तो आपको अगर ये बॉन्ड भरने के लिए बोला हुआ है तो इस केस में आप सेशंस कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये रूल आपको याद रखना है कि अगर कोई भी वैसा वाला बॉन्ड हमने जो पढ़े हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी आपको अपील करनी है देन यू विल डू इन कोर्ट ऑफ सेशन। एंड इवन इफ आपको अगर हमने अभी पढ़ा था कि अगर जो इंक्वायरी है वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं हो रही है तो इंक्वायरी रद्द भी हो सकती है। एंड अगर तुम्हारे मजिस्ट्रेट हैं वो 6 महीने के बाद भी इंक्वायरी को रद्द नहीं कर रहे हैं, उसको वो खत्म नहीं कर रहे हैं एंड फिर भी उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं कि इंक्वायरी को चलते रहने दो, तो इस पर्टिकुलर चीज के खिलाफ भी जो इंक्वायरी चली जा रही 6 महीने के बाद भी इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में भी आप कोर्ट ऑफ सेशन में जाके एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो आपको यही चीज याद रखनी है कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन या फिर अपील फाइल करनी है उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर तो वो आप करोगे कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल। ओके, अब सेक्शन नंबर 415 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है अपील फ्रॉम कन्विक्शंस के बारे में, यानी अगर एक्यूज्ड को कोई सजा हो गई है तो एक्यूज्ड सेक्शन नंबर 415 में अपील करेगा। ओके, अब यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर एक हाई कोर्ट जो है वो अपने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में कोई केस को सुन रही है तो उस केस में अपील जो फाइल होगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। अब ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि जो केस है सबसे पहले हाई कोर्ट में ही स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन या फिर ट्रायल कोर्ट जो है वहां पे केस स्टार्ट नहीं हो रहा है, सबसे पहले केस हाई कोर्ट में स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर अपील फाइल होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगी। इसके अलावा अगर एक सेशन जज या फिर एक एडिशनल सेशन जज 7 साल से ऊपर की सजा दे रहे हैं किसी केस में, 7 ईयर्स से ऊपर की वो सजा दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो अपील होगी वो हाई कोर्ट में फाइल होगी। ओके, या फिर अगर कोई मजिस्ट्रेट जो है वो किसी केस में कन्विक्शन कर रहे हैं तो इसकी अपील फाइल होगी कोर्ट ऑफ सेशन में। ओके, तो सिंपल सा आपको रूल याद रखना है कि हाई कोर्ट की अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सेशन की अपील जाएगी हाई कोर्ट में, एंड जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं इनकी अपील जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन में। ओके, अब क्लॉज 4 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर रेप का केस है तो यहाँ पे जो अपील फाइल हुई है वो 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए, का डिसीजन जो है 6 महीने के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। ओके, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक्यूज्ड अपील कर रहा है 415 में, एक्यूज्ड अपील कर रहा है तो यहाँ पे जो जजमेंट आया था वो कन्विक्शन का ही आया था, यानी अगर एक्यूज्ड को रेप के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है और वो अपील फाइल कर रहा है तो यहाँ पे 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये अपील जो है डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी। अब सेक्शन नंबर 416 पे हम आते हैं। ये बात करता है प्ली ऑफ गिल्ट के केसेस के बारे में। अब प्ली ऑफ गिल्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम ट्रायल के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, तो हमको यहाँ पे याद रखना है कि अगर एक एक्यूज्ड प्ली ऑफ गिल्ट कर रहा है, यानी अभी जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस हैं वो अच्छे से सुने भी नहीं गए हैं, उससे पहले एक्यूज मान गए कि हाँ मैंने जो है क्राइम कमिट किए है, मेरे को डिफेंस नहीं लेना है इस केस में, तो यहाँ पे अगर हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, अगर हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है तो वो अपील फाइल नहीं कर सकता। उसने प्ली ऑफ गिल्ट करा हाई कोर्ट के सामने तो वो अपील फाइल नहीं कर सकता। ओके, और अगर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर मजिस्ट्रेटी कोर्ट ने प्ली ऑफ गिल्ट के ऊपर कन्विक्शन कर दिया है, यहाँ पे भी जो अपील फाइल होगी उन्हीं ग्राउंड्स पे हो पाएगी कि एक्यूज को जो सजा है थोड़ी ज्यादा मिल गई है, तो वो 3 की जगह 4 साल की सजा मिल चुकी है, तो एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस के ऊपर अपील फाइल हो सकती है, या फिर लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस के ऊपर भी अपील फाइल हो सकती है। सपोज एक्यूज बोल सकता है कि जो जज मेरे केस सुन रहे थे
इनके पास अथॉरिटी ही नहीं थी मेरे केस को सुनने के लिए, इनके पास जुरिसडिक्शन ही नहीं थी मेरे केस को सुनने के लिए। तो यहाँ पे लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस के ऊपर भी ये अपील फाइल कर सकते हैं, बट मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर अपील फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्सटेंट्स और लीगैलिटी के ऊपर वो अपील फाइल कर पाएंगे, लेकिन मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर अपील फाइल नहीं कर पाएंगे। ओके, अब सेक्शन नंबर 417 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है पेटी केसेस के बारे में, यानी कि अगर छोटे मोटे सेंटेंस आपके खिलाफ निकल रहे हैं तो आप अपील फाइल नहीं कर सकते। यहाँ गिवन है कि अगर हाई कोर्ट ने आपके ऊपर 3 महीने से कम की सजा लगाई है या फिर आपके ऊपर 1000 से कम का फाइन लगाया है, तो यहाँ पे आप अपील फाइल नहीं कर सकते हो। या फिर अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने आपके ऊपर 3 महीने से कम की सजा लगाई है या फिर 200 रुपये से कम का फाइन लगाया है, यहाँ पे भी आप अपील फाइल नहीं कर सकते हो। या फिर आपके जो मजिस्ट्रेट है, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, इन्होंने आपके ऊपर 100 रुपये से कम का फाइन लगाया है, यहाँ पे भी आप अपील फाइल नहीं कर सकते हो। तो अगर वो छोटे मोटे केसेस हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम अपील फाइल करके। डी का बोलता है कि अगर एक समरी ट्रायल हो रहा है, इन समरी ट्रायल के दौरान किसी मजिस्ट्रेट ने 200 रुपये से कम का फाइन लगाया, यहाँ पे भी आप अपील फाइल नहीं कर सकते हो। तो आपको ये सर्कमस्टांसेस जो हैं थोड़े से याद रखने हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब सेक्शन नंबर 418 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ बात करी गई है इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा केस है जहाँ पे प्रोसिक्यूशन चाह रहा था कि 10 साल की सजा हो, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पे सिर्फ 2 साल की सजा मिलती है। तो यहाँ पे एक इनएडिक्वेट सेंटेंस मिला है, एंड इन दिस केस जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोल सकती है कि आप एक अपील फाइल करो। ओके, एंड यहाँ पे अगर हमारे मैजिस्ट्रेटी कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो आप कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल करोगे, एंड अगर कोई भी और कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो अब हाई कोर्ट में अपील फाइल करोगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो जो है अपील को फाइल कर रहे हैं अगर उनको स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट कर रही है तो। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि किसी केस में अगर एक्विटल मिला है तो हमने ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर 413 में, कि यहाँ पे विक्टिम का एक इनहेरेंट राइट है, उनको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली वो यहाँ पे अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनएडिक्वेट सेंटेंस के लिए अपील फाइल करनी है तो आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, अब सेक्शन नंबर 419 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर हमारे मैजिस्ट्रेट जो हैं इन्होंने एक एक्विटल का ऑर्डर पास किया है एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में, यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो अपील फाइल करने के लिए बोल सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस पर्टिकुलर केस में एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एक डीएम जो है वो परमिट करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को टू फाइल एन अपील। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लग रहा है। अब कोई और केस है, फॉर एग्जांपल एक सेशंस कोर्ट ने एक्विटल का ऑर्डर पास किया है। यहाँ पे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हाई कोर्ट में अपील फाइल करने के लिए बोल सकती है। ओके, तो प्रीलिम्स के हिसाब से आपको यही चीज यहाँ पे याद रखनी है सेक्शन 419 में। अब सेक्शन नंबर 420 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर सपोज जो हमारा लोअर कोर्ट है उसने एक्यूज्ड को बरी कर दिया था, एक्विट कर दिया था, लेकिन जब हाई कोर्ट के पास वो मैटर आता है तो हाई कोर्ट ने उसको 10 साल से ऊपर की सजा दे दी, या फिर डेथ पेनल्टी दे दी, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी एक्यूज्ड को। यहाँ पे इन दिस केस जो हमारे एक्यूज्ड हैं इनके पास इनहेरेंट राइट होगा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। ओके, लेकिन आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस देखोगे तो वहां पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो अपील के मैटर्स में। वहां पे आपको एक स्पेशल लीव पिटीशन
दायर करनी पड़ेगी आर्टिकल 136 के अंडर, आई गेस आर्टिकल 136 में स्पेशली पिटीशन का प्रोविजन गिवन है। तो वहां पे आपको एक या 2 मिनट मिलते हैं शुरू में सुप्रीम कोर्ट के सामने, एंड आपको सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना पड़ता है कि आप मेरे केस को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट अगर केस को एडमिट करती है उसके बाद ही आप उस केस को आगे जाके लड़ सकते हो। ओके, तो वहां पे यू डोंट हैव इनहेरेंट राइट टू प्रेजेंट एन अपील इन सुप्रीम कोर्ट। बट सेक्शन नंबर 421 में आपके पास एक इनहेरेंट राइट है सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच करने का इन दीज पर्टिकुलर केसेस। यहाँ पे आपकी जो अपील है वो अच्छे से सुनी जाएगी और पूरे का पूरा टाइम लगा के सुनी जाएगी। ओके, अब सेक्शन नंबर 422 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशंस में कोई अपील जारी है तो इस अपील को हमारे सेशन जज भी सुन सकते हैं या फिर एडिशनल सेशन जज भी इसको सुन सकते हैं। ओके, इसमें कोर्ट इज गिवन है इसके प्रोवाइजो में कि अगर एक सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट ने कोई भी डिसीजन दिए है, इस केस में जो हमारे सीजीएम है इनके पास भी अपील जा सकती है। तो आपको ये चीज याद रखनी है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि एक सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ आप सीजीएम के पास भी अपील फाइल कर सकते हो। ओके, और आपको एक और चीज याद रखनी है यहाँ पे कि एक एडिशनल सेशन जज जो है या फिर एक सीजीएम जो है इनको वही अपील्स मिलेंगी जो कि सेशन जज और हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे। ओके, अब सेक्शन नंबर 423 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि हर अपील जो है वो एक पेटिशन के फॉर्म में आप फाइल करोगे। जब भी आप एक अपील फाइल करते हो तो आप देखोगे वहां पे कि उसको हम पिटीशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक फॉर्मल हमको शब्द का यूज किया गया है दैट व्हेनेवर यू फाइल एन अपील इट इज कॉल्ड पिटीशन। ओके, और जब भी आप अपील फाइल कर रहे हो तो साथ में आप जिस जजमेंट के खिलाफ अपील फाइल कर रहे हो आप वो भी आप अटैच करोगे। ओके, तो पिटीशन तो आप फाइल करोगे लेकिन साथ में जो कॉपी ऑफ जजमेंट है जिसके खिलाफ आप अपील फाइल कर रहे हो वो भी आप साथ में अटैच करो। ओके, अब सेक्शन नंबर 424 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक ऐसे पर्सन को पिटीशन फाइल करनी है, अपील फाइल करनी है जो कि जेल में बंद है, तो यहाँ पे ये पर्सन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को दे देगा एंड ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे एपेलेट कोर्ट को, एंड फिर जो हमारी एपेलेट कोर्ट है वो इस अपील को एडमिट कर सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 425 पे हम आते हैं। यहां बात करी गई है समरी डिस्पोजल ऑफ अपील के बारे में। यहाँ पे अगर सपोज एपेलेट कोर्ट को लगता है कि इस केस में फुल फ्लेजेड हियरिंग नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे एक समरी वे में अपील को आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। पहली हियरिंग में ही आप अपील को डिस्पोज ऑफ कर सकते हो अंडर सेक्शन नंबर 425। ओके, अब सेक्शन नंबर 426 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप अपील जो है समरी वे में डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हो तो फिर उसके बाद फुल फ्लेजेड हियरिंग होगी अपील के दौरान, एंड यहाँ पे एक लिस्ट गिवन है। इन लोगों को आप नोटिस दोगे कि इस दिन को अपील की हियरिंग है, इस दिन आप सबको कोर्ट में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नोटिस इशू हो रहा है वो तभी होगा जब अपील को आप समरी वे में डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 427 पे हम आते हैं। यहां आपको याद रखना है कि एपेलेट कोर्ट की क्या क्या पावर है, वो कौन से चीजों को एक्सरसाइज कर सकता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो अगर एक लोअर कोर्ट ने एक्विटल दिया हुए केस में बरी कर दिया है तो एपेलेट कोर्ट यहाँ पे कन्विक्शन में बदल सकता है उसको, यानी कि एक्विटल को आप कन्विक्शन में बदल सकते हो when actually an appellate court is exercising its powers. सेकेंड ये भी कर सकता है कि अगर सपोज लोअर कोर्ट ने कन्विक्शन किया हुआ है, किसी केस में सजा दी हुई है, तो जो हमारा एपेलेट कोर्ट है वो एक्यूज को यहाँ पे डिस्चार्ज भी कर सकता है, यानी कि सीधा एक्यूज को वो बरी कर सकता है। या फिर एक लोअर कोर्ट जो है हमारी, इसने एक्यूज को कन्विक्ट किया था तो हमारे जो एपेलेट कोर्ट है वो इस पर्सन को एक्विट भी कर सकते हैं, उसको बरी भी कर सकते हैं। ओके, जो हमारा एपेलेट कोर्ट है वो एक्यूज का रीट्रायल करने के लिए भी बोल सकता है। फॉर एग्जांपल लोअर कोर्ट ने मर्डर के लिए ट्रायल किया एक्यूज का,
यहाँ पे हमारे जो एपिलेट कोर्ट है वो ये बोल सकते हैं कि ट्रायल पूरे का पूरा इनवैलिड है, इसको छोड़ो एंड एक उसका दोबारा से नया तरीके से ट्रायल करो। तो हमें रीट्रायल के ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं फ्रॉम द एपिलेट कोर्ट। यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है कि सपोज एक एक्यूज्ड है, इनको 7 years की पनिशमेंट मिली है और ये बोलता है कि 7 साल बहुत ज्यादा है, आप मेरे को थोड़ी कम सजा दो, ऐसे ही अपील में प्रे करता है। तो यहाँ पे जो हमारे एपिलेट कोर्ट है वो ये नहीं कर सकते हैं, कि 7 की जगह उसको 10 की सजा दे दें, यानी पनिशमेंट को बढ़ा नहीं सकते हैं वो, अनलेस और अनटिल उन्होंने एक्यूज को एक नोटिस दिया एंड आपने एक्यूज को पहले इन्फॉर्म करो, उसको बताओ कि आपके खिलाफ मैं पनिशमेंट को बढ़ाने वाला हूँ, कम नहीं करूंगा, बढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे। तो ये जब नोटिस उसको मिल जाएगा, जब अपनी बात रख लेगा कोर्ट के सामने, उसके बाद ही आप सेंटेंस को बढ़ा सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 428 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप कोर्ट ऑफ सेशन या फिर सीजीएम के डिसीजन के खिलाफ भी अपील कर रहे हो तो सेम प्रोविजंस अप्लाई होंगे जो हमने चैप्टर नंबर 28 में पढ़े थे। ओके, अब सेक्शन नंबर 4 to 9 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर जो हमारा हाई कोर्ट है वो एक अपील में डिसीजन देता है, तो यहाँ पे जो भी वो डिसीजन देगा, इन दैट केस द हाई कोर्ट विल हैव टू सर्टिफाई दिस टू लोअर कोर्ट। तो सपोज सेशंस कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील हो रही है, तो हाई कोर्ट यहाँ पे कोई भी डिसीजन देगा, इसके बारे में जो लोअर कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन, यहाँ पे उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 430 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि सपोज एक पर्सन ए है, ए को आपने 3 साल की सजा दी है, 3 years पनिशमेंट दी है ए को। अब ए जो है इसके खिलाफ अपील फाइल करता है। अब अपील में ए ये चीज प्रे कर सकता है कि मेरी जो 3 साल की पनिशमेंट है इसको आप सस्पेंड कर दो। तो यहाँ पे हमारे जो हाई कोर्ट है उनके पास ये पावर है कि वो सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं और ए जो है हमारे, इनको वो बेल भी ग्रांट कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अपील के दौरान अगर आपको बेल चाहिए तो सेक्शन नंबर 430 में इसका प्रोविजन हमें गिवन है। ओके, अब सेक्शन नंबर 431 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि फॉर एग्जांपल जो हमारे एक्यूज्ड है, इनके खिलाफ एक्विटल का ऑर्डर पास हुआ था लोअर कोर्ट की तरफ से। अब इस केस में अगर अपील फाइल होती है तो आपको एक्यूज को बुलाना पड़ेगा कोर्ट में एंड इसके लिए आप एक अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकते हो। यानी जो हमारी प्रोसिक्यूशन है, इन्होंने अपील फाइल कर दी है एक्विटल ऑर्डर के खिलाफ, तो यहाँ पे आप एक्यूज को पकड़ के लेके आओगे एंड उसके खिलाफ आप अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकते हो उसको कोर्ट में बुलाने के लिए। ओके, अब सेक्शन नंबर 432 पे हम आते हैं। इसमें वही सिंपल सा बोली भी है, जो हमारा एपिलेट कोर्ट है वो अपील के दौरान एडिशनल एविडेंसेस भी गैदर कर सकता है, यानी और विटनेसेस को बुला सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को वो एग्जामिन कर सकते हैं ड्यूरिंग अपील। अब सेक्शन नंबर 433 पे हम आते हैं। एक सिंपल से बोलता है कि अगर 2 जजेस जो हैं वो इक्वली डिवाइडेड हैं, या फिर 4 जजेस जो हैं वो इक्वली डिवाइडेड हैं, वो बता नहीं कर पा रहे हैं कि इस केस में क्या डिसीजन होना चाहिए, तो यहाँ पे जो जजमेंट है वो एक 5वां जज लेगा। सपोज 4 जज की बेंच है, 4 जज बेंच है। अब यहाँ पे 2 जज बोलते हैं कि एक्यूज को आपको एक्विटल देना चाहिए एंड 2 जज बोलते हैं यहाँ पे कि एक्यूज को यहाँ पे कन्विक्शन मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे क्लियर डिसीजन नहीं आया है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल 5th जज को आप ये केस फॉरवर्ड कर दोगे एंड जो हमारे 5th जज हैं जो ये डिसाइड करेंगे वही इस केस में डिसीजन आएगा। यहाँ पे एक और चीज भी हो सकती है कि जो ये 4 जज बेंच है ये डिसाइड कर सकती है कि इस केस को एक लार्जर बेंच सुने। ओके, सपोज उन्होंने डिसाइड किया है कि इस केस को एक 7 जज बेंच सुनेगी, तो ये काम भी ये कर सकते हैं। ओके, ये चीज भी 433 अलाउ करता है। अब सेक्शन नंबर 434 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जब भी अपील का डिसीजन आएगा तो अपने आप में वो फाइनल डिसीजन होगा। इस डिसीजन को आप आगे जाके
एनफोर्स भी करवा सकते हो। ओके, अब नॉर्मली कोई नॉर्मल डिसीजन आता है, छोटा कोर्ट, ट्रायल कोर्ट कोई डिसीजन देता है, तो वो तब तक आप इन्फोर्स नहीं कराते हो जब तक अपील का जो पीरियड है वो निकलता नहीं है। लेकिन एक बार जब अपील का डिसीजन आ जाता है, उसके बाद आप ऐसा कोई वेट नहीं करोगे एंड हम यही मानेंगे कि अपील का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। ओके, अब सेक्शन नंबर 435 के ऊपर हम आते हैं। ये बात करता है अबेटमेंट ऑफ अपील के बारे में। यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जाम्पल एक एक्यूज है, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने अपील फाइल करी है, अब अपील चल रही है। अपील के दौरान एक्यूज की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे 434 बोलता है कि अबेटमेंट हो जाएगी अपील की, अपील वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। बिकॉज अगर प्रोसिक्यूशन यहाँ पे जीत भी जाता है अपील में, स्टिल आप सजा दोगे किसको? एक्यूज ऑलरेडी डेड हो चुका है, तो यहाँ पे इस अपील का कोई मतलब रह नहीं जाता। तो यहाँ पे जो अपील है वो बेट कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि अगर सपोज जो अपील है वो एक्यूज फाइल कर रहा है, एक्यूज अपील फाइल कर रहा है एंड अपील के दौरान एक्यूज की डेथ हो जाती है, यहाँ पे जो अपील है वो बेट नहीं करेगी। यहाँ पे अगर जो एक्यूज की फैमिली है वो चाहे तो अपील को कंटिन्यू वो कर सकते हैं, बिकॉज हमको पता है कि जब भी एक पर्सन क्राइम कमिट करता है उसका जो दाग है वो पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर लगता है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस एक्यूज की जो फैमिली है वो इस अपील को कंटिन्यू कर सकती है एंड वो जजमेंट यहाँ पे निकलवा सकती है। ओके